क्योंकि दुनिया भर की रिपोर्ट्स इतनी डराने वाली है कि भारत ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है। और जो ये लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा, इसके पीछे कोई वायरस की सोच नहीं। अब सवाल ये आ गया है कि अब जिंदगी चलेगी कैसे, क्योंकि हमको लगता है कि अब इसके पैरेलल में दो रिपोर्ट का जिक्र आपसे कर दे, फिर भारत की स्थिति पे आएंगे। एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 4 बातें होने वाली हैं। लेबर सप्लाई में कमी आएगी। मैसेज भारत के लिए, गांव से अब लेबर शहर लौटने की स्थिति में पूरी तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि जिस हालत को उन्होंने देखा, जिया है, और अभी भी जो स्थिति में लगातार है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको रहना है, जिन परिस्थितियों में रहना है, उसमें वर्ल्ड वाइड कहा जा रहा है लेबर सप्लाई में कमी आएगी। दूसरा है व्यापार, ट्रेड का कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, यानी ट्रेड कॉस्ट कीमती होने वाला है। अब सवाल है कि उसके ठीक पैरेलल में है कि जो आप कमाते हैं और जिसे खर्च करते हैं उसमें लगभग 60% की, कल तक आप 100 रुपए खर्च करते थे, आज आप 40 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। लेकिन ये 40 रुपए कहां खर्च करेंगे? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है सारे सामानों की खपत घर के सामान में होगी, यानी ग्रोसरी, यानी राशन। इसके अलावे सारी चीजें ठप हो जाएंगी और सबसे बुरा असर तो टूरिज्म पर पड़ने वाला है। लोगों की आवाजाही ठप हो जाएगी। दुनिया भर में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी होगी, कितनी बड़ी तादाद में जीडीपी नीचे जाएगी, इसका जिक्र हम लोग बार बार करते रहे, लेकिन इसको एक लिहाज से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी एक जमीन तैयार की। उसका कहना है कि पूरी दुनिया के भीतर में लगभग 330 करोड़ लोग मजदूर के तौर पर काम करते हैं। 330 करोड़ रुपए, 330 करोड़ लोग। उस 330 करोड़ में से लगभग 200 करोड़ जो हैं वह पूरी तरीके से असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसमें कोई आपको सामाजिक तौर पर सरकारें जिम्मेदारी नहीं लेती है। उसमें से 160 करोड़ की नौकरी जा चुकी है। भारत की तादाद असंगठित क्षेत्र में लगभग 92% है और भारत में असंगठित क्षेत्र की नौकरियां चली गई, तबाह हो गई है। वो सामान्य स्थिति में भी क्यों तबाह थी वायरस के आने से ठीक पहले, यह भी हम आपको बताएंगे। यानी यह नहीं है कि वायरस ने तबाह किया है, हमारे यहां सरकार चलाने की परिस्थितियां में इकोनॉमी कैसे ध्वस्त होती चली गई, इसका भी एनालिसिस सरकार के ही डाटा में छुपा हुआ है। और आईएलओ की रिपोर्ट बहुत साफ कहती है कि 130 करोड़ कामगारों के सामने तो सीधा असर रोजी रोटी का पड़ने वाला है। रोजी रोटी से मतलब है भूखमरी की स्थिति आती है, जिसका जिक्र आईएमएफ भी कर रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कर रहा है। आईएलओ को कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, एकोमोडेशन एंड फूड सर्विस होगा, होलसेल और रिटेल ट्रेड होगा, रियल एस्टेट होगा, पूरी तरीके से तबाह होगा। और इन स्थितियों के बीच में मानकर चलिए कि अगले 6 महीने कम से कम 10.5% काम के घंटों में गिरावट आ जाएगी, काम नहीं होगा लोगों के पास। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के 30 करोड़ लोगों की फुल टाइम नौकरी चली गई। यह काम के घंटे और इसको अगर आप जोड़ देते हैं उसमें, इसीलिए लगभग 43 करोड़ लोग जो इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए हैं, जो कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टअप किए थे दुनिया भर में, देश भारत को मिला के, उन पे जबरदस्त खतरा है। यह दोनों रिपोर्ट बतलाती है। अब इसके पैरेलल में आइए कि भारत के भीतर की स्थिति क्या है और भारत के भीतर की स्थिति क्यों डावाडोल है। हमको लगता है यहां एक चीज जिक्र आपसे कर दें। अगर मान लीजिए मार्च से पहले की स्थिति आपको बता दें, भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी, और उसके बाद इस मार्च और अप्रैल में क्या हुआ, एक अलग हिस्सा है। मार्च से पहले की स्थिति यह थी कि जो विदेशी पैसा भी लगता है वह भी अलग अलग सेक्टर से निकलने लगा था। आज तो स्थिति और नाजुक हो गई है, उसका जिक्र करेंगे। और जो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जिक्र होता है वह भी माइनस में चला गया था। वो कौन कौन से सेक्टर थे जो माइनस में चले गए थे? फाइनेंशियल सर्विस, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनर्जी, बैंक, ये माइनस में चले गए थे, चाहे वो एफपीआई हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो। और इन सब के बीच स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई, जो टॉप मोस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसको माना जाता है, इंडेक्स यानी आईआईपी जिसको माना जाता है, उसमें लगभग 6.5% की गिरावट आ गई। 40% तक ये नीचे चला गया इसका प्रोडक्शन। ओवरऑल कंट्री के भीतर में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें हमको लगता है कि ऑटो सेक्टर का इतिहास को जरा सा टटोल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ऑटो सेक्टर भारत में लगभग 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक महीने में एक भी गाड़ी किसी भी कंपनी की नहीं बिकी। वो अप्रैल का महीना था, चाहे वो मारुति हो चाहे मर्सिडीज हो, कोई गाड़ी किसी की नहीं बिकी पूरे अप्रैल के महीने में। और 4 करोड़ रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। जीडीपी में इसका ऑटो सेक्टर का 8% योगदान होता है और इसके जरिए जो टैक्स कलेक्शन होता है वो लगभग 11% होता है। स्थिति कितनी नाजुक है ये आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद आइए कि अगर फरवरी तक की स्थिति ये थी और इस रूप में डूब रहे थे स्थिति, और मार्च के बाद की स्थिति ये है, सीमेंट -24.7, नेचुरल गैस -15.2%, स्टील -13%, फर्टिलाइजर -11.1%, इलेक्ट्रिसिटी -7.2%, क्रूड ऑयल -5.5%, रिफाइनरी -0.5%, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से तबाह, ट्रैवल और अकोमोडेशन इसके साथ तबाह। सवाल यह नहीं है कि यह सेक्टर तबाह है, सवाल है इसमें काम करने वाले लोग तबाह हो गए। और इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग तबाह हो रहे हैं तो लॉकडाउन के बाद 3 तारीख के बाद इस देश की स्थिति क्या होगी? 3 तारीख को एक बेस बनाते हुए चलिए क्या करना होगा और किस रूप में जीना। क्या सरकार के पास कोई स्थिति है, या सरकार सिर्फ यह सोच रही कि अच्छा लॉकडाउन था तो कोटा से बच्चों को मंगा लिए, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से रेलगाड़ी चला दिए और यह सब कुछ लॉकडाउन की स्थिति में हो रहा है, आवाजाही हो रही है, तो यानी एक नियम बनाया, वह नियम भी हम खुद ही तोड़ेंगे क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है हमारे ऊपर। और यह प्रेशर ऐसा है जिसका जिक्र नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के हैं उन्होंने बहुत खतरनाक तौर पे बताया कि तय कीजिए कि वायरस से लोग मरेंगे या तय कीजिए कि भूखमरी से मरते हुए लोगों को आप देखेंगे जिनकी तादाद कई गुना ज्यादा होगी। यह स्थिति बताती है कि हमने वैज्ञानिक तरीके से चीजों को समझा ही नहीं है। इस देश को अभी भी नहीं जाना है। इस देश को अभी भी देखने का नजरिया वही मार्केट इकोनॉमी और वही कैपिटलिज्म है जिसमें प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी थी। अब प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी का जिक्र नहीं है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के खातों में हजारों करोड़ रुपया है या किसी नेता के पास खूब रुपया, वो क्या करेगा? उसको यह सोचना होगा और इस देश की सत्ता को सोचना होगा। इस देश के पूरे सिस्टम को नए तरीके से आपको मथना होगा, बताना होगा कि हमारी अब प्राथमिकताएं क्या हैं, जो आप अभी भी बताने से चूक रहे हैं। अभी भी आप चीजों को बांट रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए इंडिया इंक यानी जो टॉप मोस्ट कॉर्पोरेट होते हैं उनकी जरूरत लाखों करोड़ की है। स्टेट गवर्नमेंट, गहलोत साहब कहते हैं 1 लाख करोड़ दीजिए, बघेल साहब कह रहे हैं 30,000 करोड़ दीजिए, पंजाब के मुख्यमंत्री अलग मांग रहे हैं, छोटे छोटे राज्य अलग तरीके से मदद मांग रहे हैं। अभी भी चीजें हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि पहली बार लॉकडाउन ने उस बॉर्डर्स को खत्म कर दिया और अभी भी हम चीजों को बॉर्डर्स में ही बांट कर देखना चाहते हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अब ये हिंदुस्तान में अभी भी स्टेट है, सेंटर है, चीजें बटेंगी, वो इस जात का है वो, और ये चीजें नजर आई है इस दौर में। बच्चों के लिए या अपर क्लास के लिए उनको रईसों के साथ हमको तोलना पड़ रहा है, उनको ज्यादा सुविधा देनी पड़ रही, मजदूरों को सुविधा नहीं दे रही। अब कल्पना कर रहे हैं कि इस देश में अगर सारे करोड़पति खत्म भी हो जाए तो क्या होगा? देश तो चलेगा ही, लेकिन इस देश का किसान मजदूर अगर खत्म हो जाए तो देश कैसे चलेगा? जो छोटे छोटे इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो सब खत्म हो जाए, जहां मजदूरी काम करते हैं, कैसे चलेगा? हमारी टेक्नोलॉजी भी अभी उतनी पुष्ट नहीं हुई है और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करना हम जानते नहीं है, तो इसके मतलब क्या होंगे? और ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि सरकार के पास विजन की कमी जब हम बोलते हैं, इसलिए हमको ये लगता है, बताना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताया 2020 से 2025 तक का 111 लाख करोड़ का, यानी 111 लाख करोड़ का उसने एक प्रोजेक्ट बनाया। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से एनर्जी के क्षेत्र में 24%, अर्बन क्षेत्र में 17%, रेलवे के क्षेत्र में 12%, रोड के क्षेत्र में 18%, इस तरीके से हम काम करेंगे आने वाले वक्त में। और उसके भीतर का एक सच क्या है? 44 करोड़ लोग जो अलग अलग योजनाओं में जुड़े हुए हैं, 44 लाख करोड़ जो पैसा है, 111 लाख करोड़ यूज किया जाएगा, उसमें से 44 लाख करोड़ जो है वो अंडर इंप्लीमेंटेशन है, जो योजनाएं हैं। 33 लाख करोड़ की योजनाएं अभी कंसेप्शन लेवल पर है, सोचा जा रहा है, और 22 लाख करोड़ अंडर डेवलपमेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इस देश के पास इकोनॉमी डामाडोल है, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी योजनाओं की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, किस दिशा में कौन सा काम आपको करना है, नहीं पता है। क्योंकि आरबीआई की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। आरबीआई की अपनी क्रेडिट रिपोर्ट बतलाती है कि उसके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वह 19 महीने में सबसे नीचे आ गया, 3.3% नीचे आ गया। जो क्रेडिट आउट
स्टैंडिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, वो पिछले महीने मार्च में जो थी और अभी जो है उसमें नीचे की आ गई। उस समय 10.55 लाख करोड़ था, आज की स्थिति में 10.18 लाख करोड़ आ गया, तो उसमें भी कमी यानी कमी आ रही है। और इतना ही नहीं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जो लिस्टेड 100 कंपनीज है उसमें से 27 कंपनियां ऐसी हैं जो सैलरी दे पाने की स्थिति में नहीं आई है, यानी उसके पास कैश क्रंच है। यानी लिस्टेड कंपनी में से 27 कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। और इन सब के बीच हम किन बातों का जिक्र करें, किस दुनिया के किस देश के साथ खड़े हों, हमें नहीं पता है, क्योंकि अमेरिका तक ने तो भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है, जिसमें चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें रशिया है, अर्जेंटीना है, यूक्रेन है, वेनेजुएला है, चिली है, उसमें इंडिया को भी डाल दिया है। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर, या भारत जो खुद को अमेरिका के साथ खड़ा मानता है, वैसी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। और आईएलओ बहुत साफ तौर पर कह रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 30 करोड़ लोगों की नौकरी तो बहुत साफ तौर पर चली जाएगी। ये फुल जॉब है, यानी जो पूरी तरीके से जिन्हें जॉब मिली हुई थी, जो सिक्योर थे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जिक्र नहीं है। ये सारी स्थितियां बतलाती हैं कि हमारे सामने एक ऐसा संकट है जिसको अगर हम ठीक तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो 3 तारीख के बाद क्या होगा ये वाकई कोई नहीं जानता है। एक आखिरी बात हम आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि इसके अगले हिस्से में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रास्ता क्या हो सकता है और किस रूप में सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं, जब सरकार ने, जब मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, प्रधानमंत्री ने, पता नहीं क्यों एक किताब हमने पढ़ी, आप भी उस किताब को जरूर पढ़िएगा। ये किताब चाइनीज़ किताब है, सन ताओज की किताब है, SUNTZU, इसको मास्टर ऑफ सन कहते हैं। इनकी एक किताब है आर्ट ऑफ वार। ये लिखी गई थी 6 BC में, लेकिन इसके बाद 1772 में इसका फ्रेंच अनुवाद हुआ था और 1905 में इंग्लिश अनुवाद भी किया गया था। ये जो आर्ट ऑफ वार है, हमको लगता है कि मौजूदा वक्त में सरकार कुछ उस किताब को पढ़ के काम कर रही है, जिसमें वो सारी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है लेकिन डिसीजन सारे लेती है। आर्ट ऑफ वार के कुछ नियम भी होते हैं। आर्ट ऑफ वार पढ़ने का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से कहते हैं कि पूरा वार जो है ये डिसेप्शन पर टिका होता है, यानी धोखे पर टिका होता है। इसमें यह होता है कि जब आप अटैक कर सकते हैं तो सामने वाले को बताते हैं हम अटैक करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपनी फोर्स को यूज कर सकते हैं तब आप बोलते हैं अभी हम यूज करने की स्थिति में नहीं है। जब आप अपने दुश्मन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तो आप बताते हैं बहुत दूर हैं। जब आप बहुत दूर होते हैं तो आप बताते हैं बहुत नजदीक है। यह पूरी एक फिलॉसफी है। और ध्यान दीजिए किस तरीके से इस देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो प्रधानमंत्री ने किसी सीएम से बात नहीं की थी। इस देश के किसी भी लोगों को अपने साथ विश्वास में नहीं लिया था। और लॉकडाउन धीरे धीरे जब गले की फांस बनते चला गया और अब इकोनॉमी का सवाल बड़ा आ गया तो जान है तो जहान है, जान भी जहान भी, और अब आ रहा है जहान जरूरी है। ये चेंजेस आने शुरू होते हैं जहां पर आप जिम्मेदारी स्टेट को दे रहे हैं और स्टेट के सामने अब परेशानी का सबब है कैसे चीजों को करेंगे। लेकिन सवाल नागरिकों का है, इस देश का है। इसीलिए पॉलिटिशियन सिस्टम से हटकर हमें अब यह समझना है कि आखिर वो कौन सी प्रोसेस होगा जिसके जरिए अब इस देश को संभाला जा सकता है। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में जो सिस्टम चला आ रहा था इंस्टीट्यूशन वाइज, उसमें अगर आप मदद करते हैं, एमएसएमई को कुछ करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स को मदद करते हैं, कुछ मिडिल क्लास को मदद करते हैं, कुछ लेबर, ऐसे मदद करने से चीजें नहीं चलेंगी। क्योंकि यहां रोजमर्रा की चीजें ही उस पूरे पैसे को खप जाएगा और फिर आप क्या करेंगे, नोट छापेंगे। इसका जिक्र हम अगली बार करेंगे आपसे कि किस तरीके से इस देश को चलाने के लिए आपको अब पूरे देश को डिजाइन नए तरीके से करना है। और ये जो पैसा बांटने की परंपरा है इसके लिए इतना पैकेज दे दे तो 1,76,000 करोड़ में भी आप राशन का दुकान पे अनाज नहीं पूरा भेज पा रहे हैं। किसी भी रूप में आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने इस देश को एक नजरिए से कभी देखा ही नहीं है, टुकड़ों में देखा है देश को। कभी अपने प्रांत को देखा, कभी अपने लोगों को देखा, कभी अपनी जाति को देखा, कभी धर्म, क्या क्या नहीं किया गया है। और अब पूरा देश हमारे सामने खड़ा है। समझना हमें ही है, परिस्थितियों को ढालना उस अनुकूल होगा। हां, सुझाव अब